नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर ज़रा गुफ्तगू जो होगी ये अलहदा सतह पर होगी। उसकी वजह यह है कि हर आदमी के लिए गुफ्तगू ये समझना थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार में जो लोग हैं, यानी वर्ल्डली एचेलॉन्स ऑफ पावर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करें कि IMF के पास हम क्यों कर जाएं, और अगर जाएं तो फिर उसके नतीजे में हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। देखिए, उस दिन मैंने आपको समझा दिया कि IMF क्या है। बेसिकली ये बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है ये बैनुल-अक़वामी तरक्कियाती इदारा है। अंग्रेजी पे न जाएं, यानी इंग्लिश इज़ ए वेरी फनी लैंग्वेज। तो अंग्रेजी वैसे ही आपको नहीं आती। जब हमारे यहाँ अवामुन्नास अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती है तो शेक्सपियर की कबर पे दे दबदब लाते मारते हैं। तो आपकी अकल से वो बालातर है, ये समझने की कोशिश ना करें। IMF माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या है? बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है। ये हमको क्या देता है? उधार। क्यों देता है उधार? ताकि बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम जो है वहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारियाँ जो दूसरे ममालिक की तरफ हैं वो हम पूरी कर सकें। वो कोई हमारे मामे चाचे नहीं लगे हुए कि वो ख़ास तौर के ऊपर हमसे मोहब्बत के जुनून के अंदर हमें पैसे दे रहे हैं। ये उधार वो दे रहे हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए। किस लिए दे रहे हैं? अपने सिस्टम को चलाने के लिए, बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम चलाने के लिए, बैनुल-अक़वामी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को जो पैसे देने, अगर हमारे पास नोटू यानी डॉलर ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर दूसरे ममालिक को जो हमने पैसे देने हैं वो हम दे नहीं पाएंगे। और अगर कोई भी एक ऐसा मुल्क हो जो दुनिया के अंदर अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाए तो वो अकेला खुलांच नहीं होगा बल्कि पूरे निज़ाम को लेकर बैठेगा। आई समझ नहीं आई? यानी हमसे कोई उनका मामे चाचे का ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई नेकी नहीं है उनकी, ना वो बुरे हैं ना वो अच्छे हैं। वो अपना मुफाद देख रहे हैं। उनका मुफाद इसमें है कि बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम चलता रहे। ये सारी बहनें हैं आपस में। कौन? वर्ल्ड बैंक भी एक बहन का नाम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी एक बहन का नाम है, यूनाइटेड नेशन भी एक बहन का नाम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहन का नाम है। ये सब मिले जुले इदारे हैं जिनका बुनियादी मकसद ये है कि जनाब मुल्क का तो माशी निज़ाम चले चले, दुनिया का माशी निज़ाम ख़राब नहीं हो। यह वर्ल्ड बैंक हमको क्यों कर्जे देता है? इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में एक साथ तरक्की हो। हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम किसी गरीब को देखते हैं तो हम दो लाते मार के कहते हैं और गरीब रहे, चल उसके सामने 2-3 सिक्के फेंक देते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। गोरा है बड़ा शाना। जिस मोंटेसोरी में हमने अभी दाखिला लिया है ना, जहां हम छोटा सा अपना बैग लेकर पहली जमात की किताबें लेकर गए, ये उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होकर निकल चुके हैं, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दे आर द डैडी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। डैडी, ठीक है। इनको सब पता है कि ये एक सिस्टम, ये जितनी हरकतें अब अभी हम कर रहे हैं ना, दूध में मिलावटें, चिटिंगें, धोखे, तोल में गड़बड़, ये सारे काम ये करके धक्के खा के दुनिया की मईशत के मुतालिक सीख गए हैं कि दुनिया में काम करना है तो भाईजान ईमानदारी से करना है। नहीं समझे? देखो, वो कहते हैं कानून बना लो, आप चलो उस कानून पे। अब कानून सही या गलत हो सकता है। कानून का तवाजुन जो है वो इस तरह का हो सकता है कि उसका एक पलड़ा भारी हो जाए किसकी तरफ? जो मालदार हैं, तरक्की याफ्ता हैं, सरमायाकार हैं, सरमायादार हैं, उनकी तरफ वो बैलेंस टिल्ट हो जाए। लेकिन एक दफा निज़ाम बना लें तो फिर कहते हैं इस निज़ाम पे अमल करो। फिर वो बार बार किताब दिखाते हैं। WTO का जो कानून है, कानून कह लो क्या, जो जवाबित हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे वॉल्यूम है उनके। मैं कहता हूं आपके कस्टम वालों ने आज तक नहीं पढ़े होंगे। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ना कस्टम वालों ने पढ़े होंगे, ना आपकी शोबा तिजारत में किसी ने पढ़े होंगे, ना आपकी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाले देख रहे हैं प्रोग्राम। सलाम सर, सेक्रेटरी साहब भी हो सकता है देखते हो, मिनिस्टर साहब भी हो सकता है देखते हो, इन लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, इनको पता ही नहीं होगा, क्योंकि इनकी अकल और फहम माजरत के साथ है, हाथ जोड़ के सॉरी, वो जिस, आपको नहीं बुरा कह रहा, लेकिन गोरा जिस लेवल पे पहुंच चुका है ना बाबा, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। नो 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 नो, आपकी अकल फहम वहां पहुंच ही नहीं सकती। आप करते हो छोटी छोटी, इसे हम आम जुबान में कहते हैं छोटी छोटी चोरियां करना। आप करते हो छोटे लेवल की हरकतें। सर्दी आई, बिजली के रेट बढ़ा दिए। इस हरकत को क्या कहेंगे उर्दू में? ये कराची की उर्दू में क्या कहेंगे इस हरकत को? ये मैं बोलना नहीं चाहता, खुद ही बोल दिया, अंकल ने बोल दिया।
अंकल आपने बोल दिया, बस समझ आ गई आपको। ये वो वाली हरकतें हैं आपकी, वो वाली हरकतें, पहली दूसरी जमात वाली हरकतें हैं आप लोगों की। उनका लेवल ही और है, वो पूरा मेला लूट के ले जाते हैं भाईजान। देखो ना, तेल की कीमत का तयन कौन करेगा? इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट किसके कंट्रोल में? गोरों के कंट्रोल में या फिर यहूदियों के कंट्रोल में? आपको नहीं पता ना, आप तो जुजू जुजू जू खुश होते रहते हो, छोटे बच्चों की तरह खिलौनों से खेलते रहते हो। आप लोगों को नहीं पता सिस्टम। वर्ल्ड के जितने सिस्टम है ना, या वो गोरों के पास है या यहूदियों के पास है। और ये किसी मजहब के रेफरेंस से नहीं मैं बात कर रहा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, इनके पीछे कौन है? इंटरनेशनल सर्वेलेंस कंपनीज किसके अंडर में? ये सारी दुनिया जानती है। मेंबर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, बैंकिंग सिस्टम की सारी दुनिया जानती है। आपकी लेवल और सतह क्या है? छोटी हरकत कर देना है। किसके? पथारे वाले के, रेडी वाले के, हैं दूध वाले के, फालूदे वाले के अकाउंट में 2-3 अरब रुपए डाल के चिटिंग करके भाग जाना मुल्क से, सोने की स्मगलिंग कर देना, छोटी छोटी लेवल की चोरियां ना, मतलब जो मतलब जैसे जैसे पहले सिनेमा के टिकट ब्लैक हुआ करते थे कराची शहर के अंदर, इस तरह की चोरियां। लेकिन उनकी लेवल ही और है बाबा, वो किस और लेवल पे काम कर, सारी दुनिया का मेला उन्होंने लूट लिया। आप उनके आगे बेचते क्या हो यार? आप उनके आगे क्या बेचते हो? वापस आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हम उनके आगे क्या बेचते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। दुनिया का निज़ाम अगर आपने अपने गिरफ्त में लेना है ना, तो मुआशी तौर पे गिरफ्त में लेना पड़ेगा। उसके लिए माशियात का इल्म हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में इसका फुकदान है, लोगों को पता ही नहीं। यकीन करें, पढ़े लिखे लोग कभी कभार इतनी सतही बातें करते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूं। स्ट्रेट लाइन थिंकर, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। स्ट्रेट लाइन थिंकर कौन होता है? जो 1 लाख रुपए किसी जगह पर लगाए, कारोबार में 1 लाख रुपए लगाए, और 10 साल के बाद जब उसके 1 लाख रुपए वापस आ जाएं तो वो नाचना गाना शुरू कर दे कि कारोबार तो बड़ा अच्छा था, 10 साल में मेरे 1 लाख रुपए वापस आ गए। इसमें कोई कमाल नहीं है भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन भी मैं कहूँगा बस आपने रिकवरी की। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वफाकी वजीर रहे हैं, खजाना के अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं भी और रहे भी हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज IMF के मुतल्लिक बात हो रही है, तो थोड़ा तो एक जाहिर बात है डिस्कशन एक मुख्तलिफ नौइयत का था कि PTI की हुकूमत ने बड़े वादे दावे किए थे कि जनाब वाला हम जब आएंगे हुकूमत में तो हम ऐसा कर देंगे और हम वैसा कर देंगे, IMF को कभी के साथ कभी रुजू नहीं करेंगे। लेकिन आज हम देखें तो IMF की जानिब नासिब के रागे में ये दूसरी मरतबा चले गए, जब खुद जानबूझ के बड़ी कोशिशों काविशों के बाद IMF से रुजू किया। क्या कहते हैं आप? देखें, पहले तो जाहिर है जब आपकी इकॉनमी एक बैंक्रप्सी में चली जाए तो उसके लिए तो एक ही इलाज है और वो है IMF के पास जाना, क्योंकि वो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है और तमाम मुल्क जो अपने अदायगियाँ नहीं कर सकते और उनका डिफॉल्ट हो जाता है तो वो फिर IMF के पास जाते हैं। उनके इंटेंसिव केयर यूनिट में आपके इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स और सारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं वो फिर IMF के नीचे आ जाते हैं। तो वो हमारा तो यहाँ पे कोरोना की वजह से सस्पेंड हुआ था और उसकी जो है अब कोरोना के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो हमने बर्दाश्त किया और IMF ने उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग भी दी और आपको पता है $1 बिलियन इमरजेंसी फंड्स भी दिए। तो आई थिंक अभी हमारी जो सेहतयाबी नहीं हुई, अभी आपको IMF के साथ चलने की जरूरत है और सबसे बड़ी वजह एक ही है और वो ये है कि जितने भी आलमी बैंक सिस्टम के अदारे हैं वो आपके साथ तावन सिर्फ उस वक्त करते हैं जब IMF का प्रोग्राम आपके साथ हो। तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे जो बैंक हैं, इवन चाइना भी कहता है कि आप IMF की दवाई ज़रूर लें और जब तक आप सेहतयाब नहीं होते उस वक्त तक आपने उसी प्रोग्राम में रहना है। अब मेजर चीज़ें तो हो चुकी हैं, आपको पता है कि हमारा एक्सचेंज रेट मार्केट बेस बन गया है
इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन बेस्ड है। इसके साथ साथ डेफिसिट के ऊपर, प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर आपकी टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, और उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए। स्टेबिलिटी है, रुपए की वैल्यू अब गिरने गई मुस्तहकम है, एक्सपोर्ट्स आपकी उठ पड़ी हैं और बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गया, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी अपना पैसा भेज रहे हैं और पाकिस्तान में वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के जरिए बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक तकलीफ जरूर है अभी भी, और बहुत से हमारी लोग हैं जिनके ऊपर महंगाई का सैलाब गिरा था, लेकिन आपको पता है कि वो बैंकरप्सी जब होती है तो फिर सैलाब आते हैं और उस सुनामी में सबको नुकसान होता है। जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपसे यह भी जानने की कोशिश करें कि अब क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब बतरिया टेलीफोन लाइन शामिल गुफ्तगू हैं। सर, दोबारा से आपकी जानिब आता हूँ। बात यह है कि बैनुल अक़वामी निज़ाम जो है इसको कंट्रोल जो लोग करते हैं वो लोग ज़ाहिरी बात है एक स्पेसिफिक माइंड सेट, एक स्पेसिफिक फ़िलासफ़ी को आगे लेकर चल रहे होते हैं। आप भी जब आपका भी जब दौरे हुकूमत था वर्ल्ड बैंक के अंदर, ज़ाहिरी बात है जो सरबराह थे वो पहले अमेरिका के अंदर अहम ओहदे के ऊपर फाइज भी थे, और जैसे हमारे यहाँ काबीना होती है ऐसे वहाँ के सदर के साबका काबीना के हिस्से भी थे। इसी तरह IMF के भी जो सरबराहान होते हैं वो जैसे फ्रांस की जो थी वो वज़ीर ख़जाना वो साबका अदवार के अंदर उसकी सरबराह रहीं, और इस तरह के लोग जो कि दीगर ममालिक के अंदर अहम ओहदों पर, सियासी ओहदों पर फाइज रहते हैं, वो इन ओहदों पर आकर विराजमान होते हैं। ज़ाहिरी बात है दे हैव अ फिलॉसफी, दे हैव एन आइडिया। मुझे ये बताइएगा, टू व्हाट लेवल इज देयर डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल विल ऑफ देयर कंट्री, इन्फ्लुएंस्ड बाय द विजन ऑफ देयर लीडर्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ग्लोबल इंटरेस्ट्स? क्या कहते हैं आप? नहीं, जाहिर है कि वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है उनके कहने पे बनाया गया है और उन्होंने ही बनाया है, और उस सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन वो सारा वहाँ ही बनते हैं। और जाहिर है कि अभी तक तो सोल सुपर पावर थी अमेरिका, जो हर चीज को वो डायरेक्ट करते थे, और उनके सबसे ज्यादा वोट भी इन अदारों में अमेरिका के ही हैं। लेकिन अब क्योंकि चीन भी अब उभर रहा है और चीन की भी से आती जा रही है, तो थोड़ा सा बैलेंस तो होता जा रहा है, क्योंकि चीन के पास भी अदारे हैं जैसे उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाया है, सिल्क रोड फंड बनाया है। तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए ऑप्शन थोड़े से खुल रहे हैं। लेकिन बैंकरप्सी का जो आलम है उसमें IMF एक यूनिवर्सल अदारा है जिसकी मेडिसिन जो है वो तकरीबन हर मुल्क के लिए ऐसी ही होती है, और अगर कोई बहुत दोस्त मुल्क हो तो उसको थोड़ी सी शर्तें दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि 22 प्रोग्राम कर चुका है IMF के साथ, तो अब उनकी तरह वो जो टॉलरेंस लेवल अब कम हुई है, इसलिए उन्होंने अप फ्रंट हर काम करवाया है। और आपको डिवैल्यूएशन हो या इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट हो वो उन्होंने अप फ्रंट करवाई हैं, और वो उसकी तकलीफ हमारे पूरे मुल्क में हुई है, और ख़ास तौर पे गुरबा के ऊपर बहुत हुई है, क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं होती कि वो इन्फ्लेशन जो एक्सचेंज रेट की वजह से हुई है उसको बर्दाश्त कर सकें। तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट होते हैं, और उसमें ऐसा प्रोग्राम इस गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है। इसमें और इजाफा करने की भी जरूरत है ताकि जो बिल्कुल
इस वक्त गुर्बत से नीचे चले गए हैं, उनको सहारा दिया जाए। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी चीज जो करने वाली है कि हमें अब गवर्नेंस की रिफॉर्म्स करनी बहुत ज़रूरी है, माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी बहुत ज़रूरी है। हमारी एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्री, हमारी सर्विसेज में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। बिजली की आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा बिजली का निज़ाम हमने बनाया है इस मुल्क में, और उसमें भी हर किस्म की कुताहियाँ हैं, हो सकता है करप्शन भी उसमें हो, और उसकी कीमत भी पाकिस्तान के अवाम को देनी पड़ रही है। लेकिन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट से आसानी से निकला नहीं जा सकता। बहरहाल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उनके साथ मायदा किया जाए ताकि वो कॉस्ट जो है वो नीचे आए। तो अगर इनपुट कॉस्ट हमारी नीचे आनी शुरू होंगी और इंटरेस्ट रेट्स भी अब नीचे आ गए हैं, और बाकी जो रिफॉर्म्स हैं आसानी पैदा करनी है, डीरेगुलेशन करनी है, जो हज़ारों NOCs देने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें अब इस वक्त बहुत तेज़ी से हो रही हैं। और जैसे आपने देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खासी डीरेगुलेशन हुई है, इसी तरह एक्सपोर्ट सेक्टर को खासी उनकी कम्पेटिटिवनेस को, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया गया ताकि वो कम्पीट कर सकें, और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब बाकी जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है एक निज़ाम को आसान बनाना, बैंकों से, क्योंकि बैंकों के पास इस वक्त खासी लिक्विडिटी है जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट और तरक्की में आ सकती है, और इसलिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत कमज़ोर है उसमें भी बैंकों की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और इवन दो बजट्स में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन कैपिटल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और वो हमारा लिए एक रास्ता बन सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करनी शुरू करे। ये तो सबको पता है कि अगर हमने बेरोजगारी ख़त्म करनी है तो इकॉनमी को अच्छे 5-6% तो कम अज़ कम ग्रो करना चाहिए, और IMF प्रोग्राम में तो 1-2% से वो ग्रोथ हो रही है। तो 1-2% से 6-7% पे ले जाने के लिए वो आपका रिफॉर्म प्रोग्राम है जो उसको कर सकता है, और वो एक आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रिफॉर्म्स जब होती हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी बड़ी रिलक्टेंट होती है, और उसमें अच्छा, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब एक चीज़ है मेरे जहन में, वो ये कि आपने सजेशन तो दिए हैं और आपके सजेशन हमेशा बड़े वैल्यूबल भी होते हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में चूंकि आपने काम किया हुआ है तो आप रियलिस्टिक बताते हैं वो चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली आपकी बातों के ऊपर फाइनेंस की टीम अमल नहीं कर रही, ये मेरा ऐसा ख्याल है। देखिए जितनी बातें आपने बताई हैं, सादा चीज़ें बताई हैं, मुस्तकिल आपने एक ही लाइन जो है वो टो की है, आपने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। मैं आपका काफ़ी अरसे से, अब तो 1 दिहाई हो गई आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, और मैंने देखा आप कंसिस्टेंट चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फाइनेंस टीम आप फ़ायदा नहीं उठा रही है आपकी राय का, क्या कहते हैं आप? देखें, ये अब क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं तो वो प्रोविंसेस में भी हैं, डिपार्टमेंट्स में भी हैं, और लोकल गवर्नमेंट तक की रिफॉर्म्स हैं, तो पूरा मुल्क का निज़ाम रिफॉर्म होने जा रहा है ना। फाइनेंस पर तो मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ों पे होते हैं, तो यहाँ पे ज़रा उससे बियॉन्ड जाना पड़ रहा है। तो आई थिंक कि ये जो रिफॉर्म्स हमने पिछले 30 साल में नहीं की वो अब हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, लेट मी पुट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू यू, एंड आई एम श्योर यू विल आंसर इट, क्योंकि मैं उसको बड़ा डिप्लोमेटिकली पूछूंगा। बात ये है, सवाल स्ट्रेट है पर है डिप्लोमेटिक। बात ये है कि अभी तक आई थिंक दे हैव नॉट टेकन द राइट स्टेप, और they have not gone in the right direction towards reform of Pakistan's governance system and financial economic system. क्या कहते हैं आप? देखिए, जो फेस करना बहुत बड़ी रिफॉर्म है, तकलीफ भी थी जो हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं
वो पॉजिटिव होने चाहिए और इन्फ्लेशन से ऊपर होने चाहिए। ये भी बहुत बड़ी रिफॉर्म है। ये रिफॉर्म है, यस। जहाँ पर कमजोरी है वो एफडीआर में है। एफडीआर की रिफॉर्म हमें अभी इस तरह की चाहिए, वो अभी उस तरह की नहीं हुई, और उसमें आपको बहुत सिंप्लिफिकेशन चाहिए, आसानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे काम करने की जरूरत है। तो वो जरा एक चैलेंजिंग टास्क है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी अहम बात आपने बताई। आज जहाँ एक तरफ रिफॉर्म हो रहा है वहाँ एफबीआर रिफॉर्म नहीं हुआ, ये एक फैक्ट है। यहाँ पर मैं मुख्तसरन देखें इस गुफ्तगू को थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ, समअप करता हूँ। मैं आपके सामने चंद नुकात रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त चंद सेकंड का ही। देखिए, मुल्क के माशी मसाइल हल करने का जो तरीक़ाकार है बहुत सिंपल है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने पेश किया जा रहा है। और मुझे यकीन है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उसकी वजह यह है कि पता लगता रहता है, उनके एमएनएस भी देखते हैं, एमपीएस भी, सेनेटर्स भी। देखें, इस चीज़ का हल जो है ना, कभी कभार वो आपके खुद के पास नहीं होता, अब वो वाकई में आपकी अपनी लोकल टीम के पास नहीं है। अच्छे लोगों की हमेशा राय लेनी चाहिए। जो गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स था उसमें क्या था कि एक बड़ी ट्रांसनेशनल, इंटरनेशनल किस्म की एक सोच थी, मुख्तलिफ लोगों का मुरक्कब बुलाया गया, अतालिक हर मुल्क से आए और उन्होंने